फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में मूल अधिकार भी कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर को मिला था, वो कहाँ से मिला था? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट से, अमेरिकी संविधान से ये लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को प्रमोट करने के लिए बने हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए होते हैं। कोई भी सरकार या सरकार के अंग अपने अथॉरिटेरियन या डिस्पोटिक रूल के द्वारा वो किसी भी तरह के आर्बिट्ररी लॉ को इनैक्ट करके लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम को न छीन ले। फंडामेंटल राइट्स हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि मूल अधिकार का मतलब ही होता है कि ये गारंटी किए जाते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि हमारे कंट्री का फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये मोस्ट एसेंशियल होते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19(1)(f) में था, उसको डिलीट कर दिया गया 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और अब उसको कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में। तो इस तरीके से अब 7 की जगह 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई वायलेट कर रहा है, तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। पर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, बल्कि क्वालिफाइड होते हैं। मतलब सरकार किसी सर्टेन केसेस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फर्दर ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होते, मतलब इनको हम कर्टेल कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं या रिपील कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा इनको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन भी हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के द्वारा आपातकाल के समय, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 मतलब अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर जो राइट्स हमें गारंटी किए गए हैं, उनको कभी सस्पेंड नहीं कर सकते। ये जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है, ये बोरो किया गया है जर्मनी के वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन से। अब एक बात और, आर्टिकल 19 के तहत जो 6 राइट्स मिलते हैं, जिसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही सस्पेंड किए जा सकते हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसी हम किसको कहते हैं? ऐसी नेशनल इमरजेंसी जिसमें जो वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाई गई हो, मतलब कभी युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो और तब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ हो, तो फिर आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 12 मतलब अनुच्छेद 12 के अंदर स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, ताकि फंडामेंटल राइट्स के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके लिए स्टेट की क्या परिभाषा हो, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसकी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, LIC, ONGC, सेल, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इवन प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो सरकार के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रही है, वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगी। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून अगर कंट्री में बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट यानी हमारे मूल अधिकार के कंट्रावेंशन में है, तो उसको वाइड करार दिया जाएगा, और इसे ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत ये पावर है कि वो किसी भी ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उनको ये लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में है। अब ये जान लें कि जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक और उसके बाद 32 है। तो आर्टिकल 14 से 30
और 32 के द्वारा हमें 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कहते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर कर सकता है। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको कैटेगराइज कैसे कैसे किया गया है ये देख लीजिए। राइट टू इक्वलिटी यानी समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स यानी हमारे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 32 में हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिली है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर मिल सकता है या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमें लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और को वारंटों के द्वारा रिट्स इशू कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में देखने से पहले आइए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी भी कोई ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके बाद आप डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को मैंने बताया है ट्रिक के तुरंत बाद, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ट्रिक है EFERC। जो फर्स्ट ई है उसका मतलब है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक गारंटी की गई है। फिर है एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर है ई एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में है। और आर स्टैंड्स फॉर रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। और सी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 और 30 में है। और इसके बाद आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए। बाकी आपने EFERC के माध्यम से जान ही लिया होगा कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी क्या क्या है: इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और लास्ट में मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के तहत है। तो जानते हैं हमें राइट टू इक्वलिटी के अंदर कैसी समानता का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया है आर्टिकल 14 से 18 में। तो इक्वलिटी को ऐसे याद रखेंगे L डाउट, LDOUT, L डाउट। L स्टैंड्स फॉर लॉ मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये आर्टिकल 14 के तहत है। ये सब कुछ और भी डिटेल में हम देखेंगे, अभी मैं ट्रिक को जस्ट एलैबोरेट करके बता रहा हूं आपको। तो इक्वलिटी के अंदर 14 से लेकर 18 तक 5 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी के राइट्स हमें दिए गए हैं। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या है, L डाउट करके याद रखेंगे हम। L स्टैंड्स फॉर लॉ, D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, U फॉर अनटचेबिलिटी एंड T फॉर टाइटल्स। अब आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी स्टेट जो है यानी कोई भी गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी के बीच विभेद नहीं करेगी किसी सिटीजन के अगेंस्ट में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि अनफेवरेबली किसी के साथ में डिस्टिंग्विश नहीं करेगी। ओनली इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाकी अदर ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेट कर सकती है सरकार। जैसे कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन सरकार बना सकती है, जैसे आपने देखा होगा विमेन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखते हैं हम लोकल बॉडीज में, उसी तरह बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रोविजन दिया गया है। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स या SC और ST के लिए एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन का अधिकार है सरकार के पास। जैसे कि आपने देखा होगा कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 का जो था उसके तहत सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2006 आया और इसमें रिजर्वेशन इन एडमिशन दिया गया था OBC को 27% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, ये आर्टिकल 16 के तहत है, मतलब हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जब कभी भी सरकारी नौकरी का एडवर्टीजमेंट आएगा तो हर किसी को समानता का अधिकार उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है U स्टैंड्स फॉर अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 के तहत है। तो अनुच्छेद 17 मतलब आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है। इसका मतलब अस्पृश्यता करके जो पहले चीज होती थी, छुआछूत टाइप, अछूत कहकर उसको एंट्री नहीं दी जाती थी या फिर कुछ, इसका अंत कर दिया गया। नेक्स्ट है T स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स,
पहले जैसे उपाधियां होती थी, महाराजा, राज बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर, जंग बहादुर, जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिया गया था कुछ भारतीयों को, ये खत्म कर दिया गया क्योंकि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल थे और इसीलिए आर्टिकल 18 के तहत इनको बैन कर दिया गया। तो इस तरह से टाइटल मतलब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हालांकि जो मिलिट्री रैंक्स होते हैं, जैसे कोई ऑफिसर्स जो हैं वो मेजर रैंक के हैं या फिर कैप्टन हैं, विंग कमांडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं, तो ऐसे टाइटल स्टेट ग्रांट कर सकती हैं। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में अगर कोई पीएचडी है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, डॉक्टर। साथ ही साथ किसी फॉरेन स्टेट से हम लोग टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिना सरकार के परमिशन के द्वारा। सरकार मतलब यहाँ पर विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट हम टाइटल फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स टाइटल्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 1996 के एक केस में अपने जजमेंट में कह चुकी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताएं कि नेशनल अवार्ड जो है शुरू में कब इंस्टीट्यूट किए गए थे, मतलब ये पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सारे अवार्ड कब से देना शुरू किए गए सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। यह आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 राइट्स दिए गए, तो हम लोग उसको याद रखेंगे। साम आरपी, SAAMRP। साम आरपी को आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 19(1)C, आर्टिकल 19(1)D, आर्टिकल 19(1)E, आर्टिकल 19(1)G, ये 6 राइट्स के अंदर हमें क्या क्या मिला है? राइट टू स्पीच, right to assembly, right to form association and cooperatives, right to movement, right to residence और right to profession। तो ये क्या क्या है? right to freedom of speech and expression में हमें अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को, अपनी बिलीफ को बोलकर, लिखकर, प्रिंट करके, पिक्चर के द्वारा या किसी और दूसरे तरीके द्वारा अभिव्यक्त करने का यानी एक्सप्रेस करने का हमारे पास राइट है। इसी राइट के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी आता है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आता है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन भी आता है, लेकिन याद रहे राइट टू स्ट्राइक इसके अंदर नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये फ्रीडम एक्सरसाइज करते वक्त स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम पे इंपोज कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर राज्य के सुरक्षा को खतरा हो इससे तो इसको भी रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस खराब ना हो इसके लिए हम कुछ अगेंस्ट में जाकर ना बोल लें, इसके लिए भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए भी सरकार चाहे तो रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकती है हमारे फ्रीडम के फंडामेंटल राइट्स को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के ग्राउंड पे भी सरकार चाहे तो रीजनेबली कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन फ्रीडम पे। तो ये था आर्टिकल 19(1)A। अब है आर्टिकल 19(1)B। आर्टिकल 19(1)B के तहत फ्रीडम ऑफ असेंबली हमें गारंटी किया गया है। इसका मतलब हम चाहें तो पब्लिक मीटिंग होल्ड कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन हम पीसफुली असेंबल हों और आर्म्स के बिना असेंबल हों। यहां पर मैं आपको बता दूं, सरकार अगर चाहे तो 2 ग्राउंड पे राइट ऑफ असेंबली को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। दोनों ग्राउंड क्या है? एक है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड ऑल्सो टू मेंटेन ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न्ड। तो अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 मजिस्ट्रेट जो है रिस्ट्रेन कर सकते हैं असेंबल करने के लिए। और कई बार आप देखते होंगे धारा 144 लागू हो गई तो लोगों को कहा जाता है कि आप जो है पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब ना करें, सेफ्टी रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। और इसके लिए सरकार, जैसे कोविड के टाइम में भी ऐसा कई बार किया गया, तो इसका मतलब हेल्थ और सेफ्टी के लिए रीजनेबली सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973 के तहत मजिस्ट्रेट रिस्ट्रेन कर सकते हैं असेंबली, मीटिंग या प्रोसेशन को। उसी तरह सेक्शन 141 के तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों का एक साथ असेंबल होना अनलॉफुल माना जाएगा अगर लीगल प्रोसेस को या लॉ को एग्जीक्यूट करने में यह किसी प्रकार की बाधा डालता हो या फिर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती ऑक्यूपाई करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो, या क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस हो, या सरकार या सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के लिए, या सरकार या सरकारी अधिकारियों को उनके लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज करने में धमकाया जा रहा हो, तो सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है इसको अनलॉफुल करार देता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल 19(1)C के तहत आता है। आर्टिकल 19(1)C
और हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, भारतीय सिटीजन्स, उनको राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, सोसाइटी ओपन कर सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं या एनी बॉडी ऑफ पर्संस बना सकते हैं। इसमें राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन या यूनियन ही केवल नहीं है, बल्कि जो एसोसिएशन यूनियन उनके पास है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स भी है, क्योंकि ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी संघ, सहकारिता का अधिकार सिटीजन्स को ग्रांट किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(d). यह है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। तो यहां मैंने आपको बताया था, एक बार और रिवाइज कर दूं। SAM RP, तो S stands for speech, A stands for assembly, then A stands for association and cooperatives, M stands for movement, R stands for residence and P stands for profession। ये राइट इसलिए है ताकि इंडिया को एक यूनिट के तौर पर सिटीजन्स देखें और इससे नेशनल फीलिंग प्रमोट हो। हाँ, कई जगह रेस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है, जैसे ट्राइबल एरिया में आउटसाइडर्स की एंट्री रेस्ट्रिक्ट की जाती है ताकि उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोटेक्ट हों और उनके ट्रेडिशनल वोकेशन को सेफगार्ड किया जा सके और उनके प्रॉपर्टीज को लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकें। अब ये जो राइट टू मूवमेंट है इसका दो डायमेंशन है। जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इसका दो डायमेंशन है। एक तो हमारे कंट्री के अंदर अगर हम मूव करते हैं मतलब इंटरनल मूवमेंट, और दूसरा है एक्सटर्नल मूवमेंट यानी राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, हम बाहर जाएं एंड देन राइट टू कम बैक टू द कंट्री। हम बाहर जाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं स्वीडन चले गए, आप यूएसए चले गए और घूमकर फिर वापस आ जाते हैं इंडिया, तो ये एक्सटर्नल मूवमेंट कहलाता है। तो आर्टिकल 19 जो है हमें इंटरनल मूवमेंट का फ्रीडम गारंटी करता है और आर्टिकल 21 जो है वो हमें एक्सटर्नल मूवमेंट का फ्रीडम गारंटी करता है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो इंटरनल मूवमेंट की बात बता रहा हूं आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(e). तो R स्टैंड्स फॉर रेसिडेंस। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस हमें दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हम कंट्री के किसी भी टेरिटरी के पार्ट में जा सकते हैं और वहां रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं खुद को, हम वहां अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। और राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री का मतलब यह है चाहे हम वहां टेम्पररीली रहें या फिर हम वहां अपना घर बना लें। P स्टैंड्स फॉर प्रोफेशन। तो सिटीजन्स को राइट टू प्रोफेशन ग्रांट किया गया है, मतलब भारत में वो कहीं भी जा सकते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए, रोजगार या फिर कमाने की उनको स्वतंत्रता है, वो कहीं प्रोफेशन अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 19(1)(g). नेक्स्ट आर्टिकल 20 से 22 तक CLEA क्लियर करके याद रखेंगे। C स्टैंड्स फॉर कन्विक्शन, मतलब प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। L स्टैंड्स फॉर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। E स्टैंड्स फॉर right to education, that is article 21A, and A stands for arrest, that is right to protection against arrest and detention under article 22। तो पहले हम आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 को देख लेते हैं, जिसमें हमें प्रोटेक्शन दी गई है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो उस अपराधी को अपने दोस्त से बचने के लिए 3 प्रकार के प्रोटेक्शन दिए गए। पहला, अपराधी को मतलब एक्यूज्ड को उसी समय लागू हुए कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी जिस समय उसने किसी तरह का क्राइम किया था। उसी तरह जो एक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट में उनको खुद को कभी भी विटनेस यानी गवाही देने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। और अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ये आर्टिकल 20 के हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। 1978 के मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 का वाइड इंटरप्रिटेशन देते हुए ये बताया कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि हम जानवरों की तरह केवल एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल रखें, बल्कि इनके अंदर ही राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहना और सारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं जिससे किसी व्यक्ति की लाइफ, पर्सन की लाइफ मीनिंगफुल होती है, कंप्लीट होती है, वर्थ लिविंग होती है, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। उसी तरीके से राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जो वैरायटी ऑफ राइट्स किसी व्यक्ति को मिलने चाहिए ताकि उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है बन पाए। तो जैसे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू
फ्री लीगल एड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव with human dignity, right to decent environment including pollution free water, air, right against hazardous industries, right to speedy trial, right against handcuffing, right against delayed execution, right to travel abroad, कोई अगर बाहर जाना चाहता है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा, right to fair trial, right to hearing, right to information, ये जो RTI एक्ट है ये भी आपका इसी कैटेगरी में आएगा, आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा ये। इसी में आपका राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू स्लीप, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आएंगी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सब। फिर है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A ये कहता है कि सरकार 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एज द स्टेट में डिटरमाइन, मतलब इसके लिए स्टेट जो है वो प्रोविजन बनाएगी। इसका मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है, न कि हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन को। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 21A ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत जोड़ा गया है ताकि एजुकेशन फॉर ऑल करके कंट्री का जो एम है उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जा सके। देन आपका है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो गिरफ्तारी के संबंध में आपको प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को 3 अधिकार दिए जाते हैं। पहला, उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जिस किसी भी एक्यूज पर्सन को जिसको आप डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं उसको आप अरेस्ट करने का कारण बताएंगे। आप उस व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की सलाह लेने के लिए अधिकार देंगे, वो कंसल्ट कर सकता है किसी भी वकील को, अपने लीगल प्रैक्टिशनर को। और तीसरा है जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 आवर्स के अंदर, ये जो 24 आवर्स है वो जर्नी टाइम को इंक्लूड नहीं करता है, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है तो फिर आप उसको रिलीज करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज नहीं किया है 24 आवर्स के बाद भी कंटिन्यू करने के लिए डिटेंशन को, अरेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको उनको डिटेंशन से बाहर करना पड़ेगा। इसमें कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाए गए हैं जैसे कि नासा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, कभी पोटा एक्ट भी था 2002 जो बाद में रिपील कर दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। फिर आर्टिकल 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में है। आर्टिकल 23 जो है वो कहता है बेगारी नहीं करा सकते आप किसी को, फोर्स्ड लेबर, किसी ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते या किसी सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते आप किसी से। यहाँ पे ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है आप किसी आदमी, औरत या बच्चे को सामान की तरफ बेच और खरीद नहीं सकते। उसी तरीके से इमोरल ट्रैफिक नहीं कर सकते विमेन और चिल्ड्रन का, प्रोस्टिट्यूशन भी इसी की कैटेगरी में आता है। देवदासी करके कुछ होगा नहीं और स्लेवरी करके कुछ नहीं होगा, पहले की तरह दास प्रथा जैसी कुछ होगी नहीं। उसी तरह बेगार का मतलब ये होता है कि किसी से कंपल्सरीली हम काम करा रहे बिना उसको रेम्यूनरेशन दिए हुए, बिना किसी पेमेंट को दिए हुए। तो आर्टिकल 23 कहता है बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर या बेगारी हम किसी से नहीं करा सकते। फिर आर्टिकल 24 ये बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते किसी फैक्ट्री में या माइंस में या हाजार्डस एक्टिविटीज में या कंस्ट्रक्शन वर्क में या रेलवे में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजन, आर स्टैंड्स फॉर रिलीजन, इसमें आपका CP क्यूब MTW है। CP क्यूब क्यों कहते हैं? C फॉर कंसाइंस, P फॉर प्रोफेस, देन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। ये रिलीजन के बारे में है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 मतलब अनुच्छेद 25 के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसको आचरण करने का अधिकार है, उसका प्रचार करने की उसको फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। फिर आर्टिकल 26, M स्टैंड्स फॉर मैनेज, तो इसका मतलब आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। फिर आर्टिकल 27 है। 27 ये कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से इसका मतलब ये भी है कि सरकार पब्लिक मनी को या टैक्स से कलेक्ट किए हुए पैसे को किसी भी रिलीजन के मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए यूज नहीं करेगी, फेवर नहीं करेगी या सपोर्ट नहीं करेगी किसी रिलीजन को। नेक्स्ट है आर्टिकल 28, ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब अनुच्छेद 28 के तहत
किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, किसी भी धार्मिक उपदेश को या धार्मिक निर्देश को आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन होते हों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 29 एंड 30, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांट करता है मिनॉरिटीज के केस में। तो आर्टिकल 29 है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज, मतलब आर्टिकल 29 के तहत ये कहा गया है कि इंडिया के किसी भी पार्ट में रहने वाले सिटीजन्स को जिनके लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हैं, मतलब जिनकी भाषा अलग है, स्क्रिप्ट उनकी जो लिपि है वो अलग है, उनका अपना अलग कल्चर है, उनको उसी कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को कंजर्व करने का राइट दिया गया है। तो इसी के तहत आर्टिकल 29 ग्रांट कर देता है रिलीजियस मिनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज को प्रोटेक्शन, मतलब अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों के संरक्षण के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 के अंदर जो मिनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस को प्रोटेक्ट किया गया, शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संरक्षण दिया गया है ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचा सके। फिर जो लास्ट फंडामेंटल राइट है अपना, छठा फंडामेंटल राइट, सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, ये राइट टू रेमेडीज ग्रांट करता है एग्रीड सिटीजन को अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी के द्वारा हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, लागू कराने के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये रूल किया है कि आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसीलिए कभी इसको हटाया नहीं जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा भी। एक बात और बता दूं, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आर्टिकल 32 केस में जो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो कैसा है, तो वो ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव है। ये हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के जुरिस्डिक्शन के तरह ही है। तो आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट में भी कोई बंदा जा सकता है और हाई कोर्ट को भी ओरिजिनल पावर्स दिए गए हैं कि किसी भी तरह का डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। तो आइए देखते हैं ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, उनके टाइप्स और उनका स्कोप क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो रिट का जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 और 226 के तहत, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो इशू कर सकते हैं रिट्स, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ही कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट जो है वो न केवल फंडामेंटल राइट्स बल्कि और किसी पर्पसेस के लिए भी, मतलब ऑर्डिनरी लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो नैरोअर है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। उसी तरीके सुप्रीम कोर्ट कभी भी जब रिट इशू करेगा तो अगेंस्ट पर्सन या गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी कहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट रिट इशू करता है तो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जो भी उनको क्षेत्र दिया गया, जो भी राज्य और यूनियन टेरिटरी उसके अंदर आते हैं, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उन्हीं के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो रिट इशू कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। अब आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो 5 रिट इशू करने के पावर दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। वो पांचों कौन कौन है? HMPCQ। H स्टैंड्स फॉर हेबियस कॉर्पस, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। M स्टैंड्स फॉर मैंडामस, परमादेश। P स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। C स्टैंड्स फॉर सर्टियोररी, उत्प्रेषण। और Q स्टैंड्स फॉर को वारंटो, अधिकार पृच्छालेख। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस, इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये एक ऑर्डर है जो कोर्ट इशू कर सकता है पब्लिक अथॉरिटीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जिन्होंने डिटेन किया है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को यह ऑर्डर दिया जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को डिटेन किया है उसको सामने प्रोड्यूस किया जाए। फिर कोर्ट एग्जामिन करती है कि डिटेंशन की लीगैलिटी सही है, यानी डिटेंशन का क्या कारण था, और अगर उनको ये लगता है कि डिटेंशन इलीगल रूप से किया गया है तो उस डिटेन पर्सन को कोर्ट फ्री कर सकती है, आजाद कर सकती है। नेक्स्ट है आपका मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है वीक कमांड, मतलब कोर्ट एक ऐसा कमांड इशू करता है पब्लिक ऑफिशियल बॉडी, कॉर्पोरेशन या लोअर कोर्ट, इवन ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट को कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करें, क्योंकि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गए हैं या आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका P स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। तो ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है वो अपने जुरिस्डिक्शन से ज्यादा बढ़कर काम न करने लगे। ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और कासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में ये इशू कर सकता है प्रोहिबिशन कोई भी हायर कोर्ट, और
ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या लेजिस्लेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें क्या है, हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को या तो अपने सामने जो पेंडिंग केस है उसको कहता है कि ट्रांसफर कर दो, या फिर कहता है कि आपने उस केस में जो भी ऑर्डर इशू किया है उसको क्वैश कर दो। तो ये किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू करा जा सकता है कि आप जो है अपने जुरिस्डिक्शन के एक्सेस में जा रहे हैं, और या फिर ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है फिर भी आप इसमें काम कर रहे हो। तो याद रहे यहाँ पे प्रोहिबिशन और सर्टियोररी जो है वो लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडीज के लिए अवेलेबल नहीं है। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि प्रोहिबिशन और सर्टियोररी क्या लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट में इशू किए जा सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। फिर है आपका को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, आप किस अथॉरिटी या वारंट के तहत ये काम कर रहे हैं। तो किसी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई बंदा है, कोई ऑफिसर है, ऑफिशियल है, और उनकी क्लेम की लीगैलिटी की इंक्वायरी करने का अधिकार कोर्ट के पास है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो, ना ही अग्रीड पर्सन बल्कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो, तो वह पूछ सकता है कि आखिर किस अधिकार से किसी पब्लिक ऑफिशियल ने ऐसा काम किया है। तो एक बार हम डिटेल में फिर से ब्रशअप कर लेते हैं सारे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को। तो आर्टिकल 14 के अंदर बताया था राइट टू इक्वालिटी, इसमें आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के तहत है। 15 के अंदर ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसी को भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी का एबोलिशन होगा और इसकी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया जाएगा। आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी तरह के टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल एबोलिश कर दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे ऐसी कोई भी उपाधि। नेक्स्ट है आपका 19 से 22 जो राइट टू फ्रीडम मैंने आपको बताया था। इसमें 19 जो है उसमें 6 ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो मैंने आपको पहले ही डिटेल में बताया है। फिर आर्टिकल 20 है आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये बताया मैंने आपको। 21 है, फिर 21A है, फिर आर्टिकल 22 है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24 है, फिर 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और 29 और 30 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, और लास्ट में 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, जिसके तहत आपको ये रिट इशू करने का अधिकार मिलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मिलता है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।